नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। देखिए, ये लॉकडाउन का समय है और जो कोरोना जैसी महामारी है वो अपना विकराल रूप प्रकट कर चुकी है। भारत में दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने घरों पर रहें, स्टे होम, यानी घर से बाहर ना निकलें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और पूरी तरह सावधानी और सुरक्षा के साथ आपको घर से बाहर निकलना है। दोस्तों देखिए, मनोविज्ञान कोई ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं है। मनोविज्ञान केवल एक बना दिया है, हमारी एक मेंटेलिटी है, हमारी एक धारणा बन चुकी है कि मनोविज्ञान एक अपने आप में जटिल सब्जेक्ट है। मैं ये कहता हूँ, मेरा विचार ये है कि मनोविज्ञान से सरल कोई विषय नहीं है। मनोविज्ञान से सरल कोई विषय नहीं है। भाई साहब, एक बात सुनना, ये तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं। ज़िंदगी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, समस्याएं आती हैं, समस्याएं जाती हैं। क्योंकि ऊंची नीचाई यानी कमी और वृद्धि तो ज़िंदगी में होती रहती है। आप भी जानते हैं कि सीधी रेखा को मेडिकल साइंस में मौत कहते हैं। घर पर मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। आज दोस्तों मैं कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसका अगला पार्ट लेकर के आया हूँ और इस अगले पार्ट में आज हम शुरुआत करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का। सॉरी, थोड़ा फ़ोन बज रहा था, डिस्टर्ब हुआ थोड़ा। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। देखिए, मैंने कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, इस सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं। लेवल कितने बताए हैं? 3। और प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेस बताई हैं। आपको याद रखना है, लेवल कितने हैं? 3। और प्रत्येक लेवल में कितनी कितनी स्टेजेस हैं? कितनी स्टेजेस हैं? प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, यानी 3 लेवल में से 6 अवस्थाएं बनाई। इसलिए इनके सिद्धांत को 3/6 थ्योरी भी कहा जाता है। 3/6 यानी 3 के द्वारा 6 का निर्माण किया गया, यानी 3 लेवल हैं और प्रत्येक लेवल की 2-2 अवस्थाएं हैं। इसलिए सिद्धांत को 3/6 थ्योरी कहते हैं। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं, यानी लेवल 1 और लेवल 2, यानी लेवल 1 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और इधर है अपना थर्ड लेवल। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 लेवल हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल एवं तीसरा लेवल। देखिए, जो पहला लेवल है, इस लेवल के अंतर्गत बताया है कि ये जो लेवल चलता है 4 से लेकर के 10 वर्ष तक चलता है। जो दूसरा लेवल है, ये 10 से लेकर के अपना 13 वर्ष तक चलता है। और जो तीसरा लेवल है अपना, वो 13 से लेकर के 18 वर्ष तक चलता है। तो ध्यान रखना, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने अपने 3 लेवल बताए हैं अपने सिद्धांत के अंतर्गत, और तीनों लेवल का जो टाइम है वो भी फिक्स कर दिया है कि जो लेवल पहला है, ये लेवल अपना चलता है 4 से लेकर के 10 साल तक, और जो लेवल अपना दूसरा है ये चलता है 10 से लेकर के 13 साल तक, और जो लेवल अपना तीसरा है ये चलता है 13 से लेकर के 18 साल तक। अब अपन प्रत्येक लेवल को पढ़ेंगे, यानी अब मैं बताता हूँ आपको लेवल के नाम। देखिए, जो पहला लेवल है इसको अपन पूर्व या प्राक परंपरागत या इसकी जगह मैं रूढ़िगत शब्द यूज करूँ, पूर्व या प्राक या परंपरागत या रूढ़िगत
स्तर बोलते हैं इसको। दूसरा है परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, दूसरा है परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, और तीसरा है उत्तर परंपरागत या रूढ़िगत स्तर। उत्तर परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, यानी 3 लेवल हैं। लेवल पहला है पूर्व या प्राक परंपरागत रूढ़िगत स्तर, लेवल दूसरा है परंपरागत रूढ़िगत स्तर, लेवल तीसरा है उत्तर परंपरागत रूढ़िगत स्तर। देखिए ये हिंदी में एक कंफ्यूज करने वाला है, ये ऐसे शब्द हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें हिंदी शब्दों को नहीं पकड़ना है, इंग्लिश कीवर्ड पकड़ना है। इसको अपन बोलते हैं, पहला जो लेवल है इसको अपन बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा है इसको अपन बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल, यानी कन्वेंशनल लेवल। तीसरा है इसको अपन बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, यानी 3 लेवल हैं। 3 लेवलों के बारे में अपन को चर्चा करनी है। ये तो थे लेवल के कितने लेवल हैं, प्रत्येक लेवल की आयु कितनी है। पहला लेवल 4 से 10, दूसरा लेवल 10 से 13, तीसरा लेवल 13 से 18। मैं एक बार अब इनको हटा करके एक एक करके प्रत्येक लेवल की अवस्थाओं को आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, ध्यान देंगे अब अपन। अब मैं शुरुआत करता हूँ प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी पूर्व या प्राक परंपरागत स्तर की। यानी सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं, पहला लेवल पढ़ाऊँगा आपको। यानी मैं कौन से लेवल की शुरुआत करता हूँ, प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल जिसको अपन पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं। तो ध्यान रखना गाइज, ये जो पहला लेवल है, इस लेवल के अंतर्गत लॉरेंस कोहलबर्ग ने 2 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं, यानी इस लेवल के अंतर्गत कौन कौन सी वो 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेजेस है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, यानी आज्ञा एवं दंड उन्मुखता। उन्मुखता मतलब इस चीज़ की ओर बच्चा उन्मुख होता है, और दूसरी इसकी जो अवस्था है, यानी पहले लेवल की पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन। दूसरी जो अवस्था है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविजेट ओरिएंटेशन, और इसी का दूसरा नाम है इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन, यानी इसको अपन साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखता भी बोलते हैं। इसको अपन वैयक्तिक विनिमय उन्मुखता भी बोलते हैं। इसको अपन वैयक्तिक विनिमय उन्मुखता भी बोलते हैं। देखिए, अपन को अब आराम से पढ़ना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी का भाव प्रकट नहीं करना है, और इसमें कोई हमें बिल्कुल रिलैक्सिव मूड में पढ़ना है, एक एक अवस्था को समझना है। यानी पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, जो कि 4 से 10 साल वाला है।
लॉरेंस कोहलबर्ग मानते हैं कि 4 साल से पहले बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं होती है। जो नैतिक विकास है वो 4 साल से प्रारंभ होता है, यानी 4 साल से प्रारंभ होता है। तो देखो, कन्वेंशनल का मतलब है परंपराएं या रूढ़िगत धारणाएं, यानी समाज के, सोसाइटी के नियम वो सीखना प्रारंभ करता है। उससे पहले की अवस्था है प्री कन्वेंशनल है, यानी पनिशमेंट ऑन ऑबिडेंस ओरिएंटेशन। देखिए, इस अवस्था में जो बालक होता है वो बालक नैतिक कार्यों को करता है। नैतिक कार्यों का मतलब आपने कहा बेटा ऐसा काम करो, तो बच्चा उसी काम को दौड़ करके करेगा। अब इस काम को कर क्यों रहा है, ये नैतिक काम क्यों कर रहा है, ऐसा मोरल वर्क वो बच्चा क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बच्चा आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। किस चीज़ से बचने के लिए? पनिशमेंट से, यानी दंड से बचने के लिए। यानी इस अवस्था में बच्चा जो नैतिक कार्यों को करता है, वे नैतिक कार्य वो केवल दंड से, सजा से बचने के लिए करता है। उन कार्यों के पीछे उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है, यानी सजा से बचने के लिए नैतिक कार्य करता है। मोरल वर्क करता है केवल पिटाई से बचने के लिए। यानी ध्यान रखना, यहाँ पर नैतिक कार्य किसकी वजह से हो रहे हैं भाई साहब? यहाँ पर नैतिक कार्य हो रहे हैं केवल पनिशमेंट। एक वर्ड है जो मोरल वर्क करवा रहा है, जो नैतिक कार्य करवा रहा है, यानी सही कामों को की ओर बच्चे को प्रेरित कर रहा है, तो वो क्या है? तो ये तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, ऑल स्टूडेंट जानते हैं, ये सिंपल ही स्टेजेस है। अब प्रश्न आते हैं, इस अवस्था से भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखता। देखिए, साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी यानी सापेक्ष उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्ष या वैयक्तिक विनिमय उन्मुखता। देखिए, इस अवस्था में क्या है कि बच्चे के अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है, जैसे मैं बोलूँ तो टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी टिट फॉर टैट का मतलब आप जानते हैं जैसे को तैसा, यानी जो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन है, टिट फॉर टैट, यानी तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। यानी आर टेट में क्वेश्चन आया था, आर टेट में क्वेश्चन आया था 2011 में कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। यानी इस अवस्था में बच्चा जो कार्य करता है उसके बदले में उसे कुछ चाहिए होता है, यानी बिना कुछ चाहने के अलावा वो बच्चा उस काम को नहीं करेगा। अब यहाँ पर बच्चा दूसरों का कहना मान रहा है, वो किसकी वजह से मान रहा है? दो चीज़ होती हैं। देखो, यहाँ पर बच्चा काम कब करता है? देखो, एक तो बच्चा काम करता है रिवॉर्ड के लिए, यानी उसे रिवॉर्ड चाहिए। दूसरी बात है, बच्चे को किसी काम में क्या हो? सेल्फ इंटरेस्ट हो। यानी बच्चा कब करता है नैतिक कार्यों को? रिवॉर्ड के लिए और सेल्फ इंटरेस्ट, यानी उसकी किसी काम में रुचि हो। तो यानी टिट फॉर टैट, यानी इस अवस्था को अपन अदला बदली की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं? अदला बदली की अवस्था। यानी इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? अदला बदली की अवस्था। तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। जब कभी क्वेश्चन आता है आपसे, देखो ये कीवर्ड है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। ये कीवर्ड कभी आता है तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन। देखो, इंडिविजुअलिज्म का मतलब आप जानते हैं वैयक्तिक, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन वैयक्तिक। यहाँ मान के चलो दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम राम है और एक बच्चे का नाम श्याम है। राम श्याम दोनों भाई हैं, यानी राम श्याम दोनों भाई हैं। इनके पिताजी दोनों बच्चे के लिए एक एक टॉय लेकर के आए, यानी एक एक खिलौना लेकर के आते हैं। ये बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो इनका अपने अपने खिलौनों से, यानी इंडिविजुअलिज्म वैयक्तिक, जब मन भर जाता है तो राम श्याम के खिलौने को ले लेता है, श्याम राम के खिलौने को ले लेता है। जब ऐसी चीज़ आती है बच्चे में तो ये मान के चलो कि बच्चा कौन सी अवस्था में चल रहा है? इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन में है या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन है। तो यानी ध्यान रखना, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, इस लेवल के अंतर्गत दो स्टेजेस हैं। पहला पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस
रेफरेंस ओरिएंटेशन, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन, या फिर इसको इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इसको अपन अदला बदली की अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? अदला बदली की अवस्था। इसका और नाम निकालना चाहूँ तो इस अवस्था को दूसरे शब्दों में प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, शर्त मंजूरी की अवस्था भी कहते हैं। शर्त मंजूरी की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो शर्त मंजूरी की अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि बच्चा काम को करता है, पहले शर्त मंजूर कर लेता है, भाई तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। तो यहाँ पर याद रखना, यानी इस अवस्था को किन किन नामों से जानते हैं। यानी अपना पहला लेवल क्लियर है, क्लियर होगा। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पहला लेवल था। अब मैं बात करेंगे अपन लोग दूसरे लेवल की, यानी ये था प्री कन्वेंशनल लेवल। अब अपन चर्चा करेंगे दूसरा जो लेवल है, उस लेवल का नाम है कन्वेंशनल लेवल। यानी प्री वर्ड को आगे से हटा दीजिए। कौन से वर्ड को आगे से हटा दीजिए? प्री वर्ड को, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परंपरागत स्तर, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ पहले ही आपको। यानी ये कन्वेंशनल लेवल है अपना। अब अगला, इस लेवल की जो टाइमिंग है वो 10 से लेकर के, यानी 10 से लेकर के 13 वर्ष तक इस लेवल की आयु बताई है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। यानी प्री कन्वेंशनल लेवल कब से कब तक चलता है मित्रों? ये 10 से लेकर के 13 वर्ष तक प्री कन्वेंशनल लेवल चलता है। देखिए इस लेवल की भी 2 स्टेजेस बताई लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कितनी स्टेजेस बताई हैं? 2। पहली स्टेजेस बताइए जिसका नाम है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और इसके बाद जो दूसरी स्टेजेस है, यानी गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इसको हिंदी में बता देता हूँ। इसको अपन अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था भी कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, इस अवस्था को कहा जाता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देखिए इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में देखो, पहली अवस्था में नैतिक कार्य कर रहा था डर से बचने के लिए। दूसरी अवस्था में नैतिक कार्य किसके लिए हो रहे थे? यानी एक्सचेंज, यानी जब अदला बदली में हो रहे थे नैतिक कार्य। इस अवस्था में नैतिक कार्य किससे हो रहे हैं? केवल दूसरे लोगों की प्रशंसा से। यानी दूसरे, देखो, लोगों की प्रशंसा से, खुद की प्रशंसा नहीं, दूसरे लोगों की प्रशंसा से। जब सोसाइटी के अंतर्गत बच्चे से जो बड़े लोग होते हैं, वो उससे बड़े लोग जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो बच्चा दौड़ दौड़ करके काम को करता है। यानी ये लगभग उत्तर बाल्यावस्था में होता है। आप लोग भी जानते हैं, जब घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, शादी समारोह हो, तो वहाँ छोटे मोटे बच्चे हों, मान के चलो यानी 4-5 छोटे मोटे बच्चे हैं और वो 10 से 12 साल के हैं। उनसे कहा जाएगा बेटा ये करना है, आपको ये सामान इधर दौड़ करके रखना है, पहले कौन लेकर के आएगा उसी को शाबाशी मिलेगी, वही श्रेष्ठ है। तो वो जो बच्चे होते हैं वो दौड़ दौड़ करके उस काम को करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने आप को अच्छा कहलाने के लिए करते हैं। यानी गुड बॉय या गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का होगा तो गुड बॉय, बेटा शाबाश, गुड, यानी गुड के लिए केवल बच्चा मरता है। पहली अवस्था में डंडा से डर पाओ, पहली अवस्था में डंडा से डर पाओ, दूसरी अवस्था में अदला बदली, और तीसरी अवस्था में गुड पे मर गया। यानी किस पे आ गया भैया? गुड, यानी उत्तम कहलाने के लिए वो काम को करता है। अब दूसरे लोगों की बात हो रही है। अब यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं। देखो, एक वर्ड है अपना इंटरपर्सनल, आप जानते हैं इसको, इंटरपर्सनल। इसको अपन अंतर वैयक्तिक बोलते हैं, अंतर वैयक्तिक। देखो, अंतर वैयक्तिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर वैयक्तिक किसे कहा जाता है। देखो, अंतर वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल वो होता है
ये दूसरे लोगों के द्वारा होता है, दूसरे लोगों से संबंधित होता है इंटरपर्सनल, और एक होता है अपना इंट्रापर्सनल। एक कौन सा होता है अपना इंट्रापर्सनल, ये किससे संबंधित होता है, ये स्वयं से संबंधित होता है, यानी किससे संबंधित होता है, ये सेल्फ से रिलेटेड होता है। जो इंट्रापर्सनल है वो किससे रिलेटेड होता है, सेल्फ से, और इंटरपर्सनल है वो किससे रिलेटेड होता है, दूसरों से। मैंने गार्डनर की बुद्धि पढ़ाई थी ऑफलाइन बैचेस में भी, मैंने ऑनलाइन बैचेस में भी, यानी अब भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने गार्डनर की जब इंटेलिजेंसी थ्योरी पढ़ाई थी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी, तो वहाँ पर मैंने गार्डनर की जो वर्तमान समय में जो 9 प्रकार की बुद्धि है उनमें से मैंने 2 प्रकार पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी और एक पढ़ाया था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी में क्या है, जो लोग दूसरे की भावनाओं को समझें, यानी दूसरों की बात हो रही थी, और इंट्रापर्सनल में स्वयं की बात हो रही थी। तो यहाँ पर बच्चा जो काम को कर रहा है, मोरल वर्क को कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि बच्चा अंतर वैयक्तिक संबंधों से प्रभावित है। इंटरपर्सनल यानी दूसरे लोगों की बातों से प्रभावित है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंटरपर्सनल रिलेशन बच्चे का होता है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत, यानी कौन सी स्टेजेस में बच्चे का मोरल डेवलपमेंट यानी इंटरपर्सनल संबंध होता है, तो याद रखना गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन में। अब यहाँ मैं पढ़ाऊँगा चौथी अवस्था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कन्वेंशनल लेवल की सेकंड स्टेजेस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी आज्ञा एवं कानून उन्मुखता। आज्ञा एवं कानून उन्मुखता, इसको दूसरे वर्ड में अपन क्या बोलते हैं, इसको दूसरे वर्डों में बोलते हैं सोशल, दूसरा नाम क्या है इसका, सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मेंशनिंग, सोशल ऑर्डर मेंशनिंग ओरिएंटेशन। सोशल ऑर्डर मेंशनिंग ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता या बनाए रखने की अवस्था कहा जाता है। यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की अवस्था इसको बोला जाता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता। देखिए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन और सोशल ऑर्डर मेंशनिंग ओरिएंटेशन इसको कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब इसमें आपको चीज़ें समझनी है, डीपली समझनी है, क्योंकि आप गहराई से समझोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट घर बैठे क्लियर हो जाएगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो चाइल्ड होता है यानी जो बच्चा होता है, उस बच्चे के सामने क्या कर दिए जाते हैं, ऑर्डर दे दिए जाते हैं, यानी उसको आदेश दे दिया जाता है, और उस आदेश को बच्चे को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो वो बच्चा क्या है, उस ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी सोसाइटी के अंतर्गत जो भी नियम होते हैं उन नियमों का पालन करता है बच्चा पूरी तरीके से, यानी उन नियमों को नहीं तोड़ता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप जब टीचर बन जाओगे, गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, या आप स्कूलों में पढ़ाते हो, प्राइवेट स्कूलों में भी आप पढ़ाते हो, अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो आप भी जानते हैं कि जैसे आप जब इस अवस्था के इस लेवल के बच्चों के सामने बैठे हैं, आपको यानी कोई एक ऑफिशियल वर्क लग गया तो आप थोड़ा 10 मिनट के लिए बिजी हो जाते हैं। आप कहते हैं बेटा मैं 10 मिनट तक शांत हूँ, आप लोग अपनी अपनी कॉपी खोलो और पुराना रिवीजन करो, आवाज़ नहीं क्लास में आना चाहिए, बिल्कुल शांति से आपको पढ़ना है।
तो जब आपको शांति से पढ़ना है, तो जब इस स्टेजेस वाले बच्चे होंगे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन वाले, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बिल्कुल जो तुमने आदेश दे दिया उसका पालन करेगा, उसको तोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। बस एक लाइन पकड़िए, एक लाइन से काम तमाम होता है, जिंदगी भर की छुट्टी खत्म। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंशनिंग ओरिएंटेशन, ये नहीं, ये एक ही अवस्था के दोनों नाम हैं। ये कहते क्या हैं, ये केवल एक ही बात कहते हैं कि बच्चे को समाज के जो भी नियम बता दिए जाते हैं, सोसाइटी के जो भी रूल बता दिए जाते हैं, उन नियमों को, उन रूलों को बच्चा किसी भी हालात में तोड़ता नहीं है। ध्यान रखना, जो रूल है सोसाइटी के उनको फॉलो करता है पूरी तरीके से, प्रतिबद्ध होकर, ईमानदारी से, यानी एक तरीके से यहाँ पर रूल को फॉलो करेगा। जैसे कि अभी मैं एक एग्जाम्पल दूँ, अभी इस समय देश में कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी चल रही है। सरकार ने सभी को निर्देश दिए अपने अपने घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यानी कहने का मतलब है, और अपने नियमित समय पर यानी बार बार हाथों को साबुन से धोएं और एक तरीके से साफ सफाई से रहें, घरों से ना निकलें। तो जब इस स्टेजेस के बच्चे हैं, ये जो रूल दे दिए सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने जो रूल दे दिए, तो ये बच्चा बिल्कुल इन रूलों को नहीं तोड़ेगा और उन रूलों में बंध करके क्या करेगा, काम करेगा और अपना जीवन यापन करेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चा किसी भी हालात में नियमों को नहीं तोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस अवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो यानी जो हैंज था, हैंज चोरी नहीं, जब इस उम्र के बच्चे को हैंज की जगह पर कोलबर्ग ने लिया और उससे पूछा कि आप चोरी करते, तो वो बच्चा कहता कि मैं चोरी जीते जी नहीं करता, क्योंकि चोरी करना एक सामाजिक नियमों के खिलाफ है, यानी सोसाइटी के अंतर्गत जो लॉ एंड ऑर्डर है उनके अपोजिट है, इसलिए मैं मैं चोरी नहीं करूँगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जो क्वेश्चन बनते हैं ना, चौथी और इसके बाद जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज है 5वीं, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं चलता हूं थर्ड स्टेज, यानी पहली स्टेज थी प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड स्टेज अपन पढ़ चुके हैं कन्वेंशनल लेवल। अब इसके बाद थर्ड स्टेज पर आप आने वाले हैं अपन लोग, उस थर्ड स्टेज का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सॉरी दोस्तों, यानी तो क्या है थर्ड स्टेज का नाम, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी उत्तर या पश्च परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, जिसकी अवधि है 13 से लेकर के 18 साल तक। देखिए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इस लेवल को भी कोलबर्ग ने 2 उपावस्थाओं में विभाजित किया। तो इस लेवल की पहली उपावस्था क्या है, यानी इस लेवल की पहली उपावस्था क्या है, पहली उपावस्था है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसको अपन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसको अपन लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको अपन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसको देखा जाए तो हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। और देखा जाए तो समझौते की अवस्था भी बोलते हैं इसको अपन, लीगलिस्टिक यानी सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति समझौते की अवस्था भी कहा जाता है इसको, यानी सामाजिक अनुबंध ओरिएंटेशन। और 5वीं है अपनी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता भी बोलते हैं इसको अपन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल
एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। चलिए देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन यानी सामाजिक समझौते की अवस्था। तो आपको याद रखना है कि इससे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन थी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के अंतर्गत बच्चा सोसाइटी के अंतर्गत रूल को बिल्कुल नहीं तोड़ रहा था, यानी सोसाइटी के अंतर्गत नियमों को बिल्कुल नहीं तोड़ रहा था। जो सोसाइटी के अंतर्गत रूल बना दिए गए तो उन रूलों को बिल्कुल फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या होता है? अनुबंध। अनुबंध का मतलब ये है, देखो अनुबंधन का मतलब आप भी जानते हैं कि आपने पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा था कि देखो कुत्ते को यूसीएस के बाद सीएस दिया जाता है तो डायरेक्ट वो यूसीआर में जा रहा था, लास्ट में सीएस के साथ सीआर आ रहा था, यानी भोजन दिया घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, भोजन दिया घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, भोजन दिया घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, और भोजन दिया घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई। लास्ट टाइम क्या हुआ कि केवल घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार आई, पर लेकिन बार बार यदि हम यही दोहराते रहे तो क्रिया का क्या हो गया था? विलोप हो गया था, एक्सटेंशन हो गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गई थी? गड़बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर जो सोसाइटी के अंतर्गत जो रूल हैं उनमें बच्चा बंद करके चलता है, कॉन्ट्रैक्ट में चलता है, वो कब तक चलता है? वो नियमों में बंधकर कब तक चलता है? कि जब तक नियम किसके लिए हैं? मानव भलाई के लिए। जब तक नियम किसके लिए है? मानव भलाई के लिए। यदि समाज का कोई नियम मानव भलाई के लिए नहीं है, यानी मानव भलाई को क्रॉस, मानव भलाई के हित में नहीं है, तो वो समाज के नियम को क्या कर देता है? बंदा तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। यानी उसके अंतर्गत वो लीगलिस्टिक है तो ठीक है भाई, यदि नहीं है तो उसके प्रति क्या कर लेगा भाई? समझौता कर लेगा। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, इससे पहली वाली जो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन थी उसमें क्या है, जैसे आपने बच्चों से बोला कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप अपना शांति से पढ़ो, तो बच्चे बिल्कुल नहीं बोले थे। अब इस स्टेजेस वाले बच्चों को आप बोलोगे बेटा मैं काम कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ये दो छात्र थे, एक मान के चलो राम है और दूसरा छात्र कौन है? श्याम है। अब भाई श्याम ने क्या किया? राम से पूछा कि भाई आपके पास क्या है? पेन है क्या? यानी श्याम ने राम से कहा भाई आपके पास पेन है, तो क्या है? राम ने बोला हाँ, तो राम ने क्या कर दिया? श्याम को क्या दे दिया? पेन दे दिया। जब तक क्या है यहाँ पर मार साहब बैठे थे, इन्होंने श्याम को टोक दिया, आप ऐसा करो, आप खड़े हो जाइए और क्लास से आप बाहर जाइए। श्याम अपनी जगह से खड़ा होता है कि गुरुजी गलती क्या हो गई, मैं क्लास से बाहर क्यों जाऊं? यानी इससे पहली वाली स्टेजेस का था श्याम, उसको भले ही पेन की ज़रूरत थी, पर लेकिन वो श्याम राम से बिल्कुल नहीं बोलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में है जब तक। पर जो पांचवी अवस्था में प्रवेश कर गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो फिर श्याम गुरुजी से तर्क करने लगा। श्याम बोलता है कि गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो केवल पेन की ज़रूरत थी, तो मैंने पेन राम से मांग लिया है और मेरा पेन नहीं चल रहा था। तो ये बताइए, आपने क्लास में शांत रहने के लिए बोला है, पर मैं तो शांत हूँ, हम उधम नहीं कर रहे। मैंने क्या है, कोई फालतू की जनरल बातचीत नहीं की है, मैंने कोई सामान्य बात नहीं की है, मुझे काम था इसलिए मैंने राम को आवाज़ लगाई। तो वो गुरुजी क्या करते हैं, शांति से दोनों को बिठा देते हैं, यानी श्याम को बिठा देते हैं। कारण क्या था? क्योंकि बच्चे के अंदर यहाँ पर इतनी समझदारी आ गई कि ये नियम मानव भलाई के लिए है, यानी मेरे को जब ज़रूरत पड़ रही तो मैं नियमों को तोड़ भी सकता हूँ। यानी वो इतना समझदार हो जाता है कि सोसाइटी के अंतर्गत नियमों को बदला भी जा सकता है, नियमों में बदलाव भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँ कि जैसे कोरोना का कोविड-19 का दौर चल रहा है, इससे पहले वाली स्टेजेस का जो बच्चा है वो बिल्कुल सावधानी से रहेगा, और इस स्टेजेस का बच्चा है उसे यदि काम आता है तो वो बाज़ार भी जाता है और थोड़ा बहुत रूल में चेंजेस भी ला सकता है। कारण क्या है? क्योंकि
क्योंकि क्या है, वो जानता है कि ये भलाई के लिए है जब तक नियम है, यदि भलाई के खिलाफ है तो वो नियम नहीं है। आई होप दोस्तों ये स्टेजेस आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। यहाँ पर जो नैतिकता बच्चे के अंदर आती है, कॉन्साइंस यानी अंतःकरण के द्वारा बच्चे के अंदर क्या आती है, नैतिकता आती है। किसके द्वारा? अंतःकरण यानी सार्वभौमिक, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पर बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर नैतिकता चरम सीमा पर पहुँच जाती है। वो नैतिक निर्णय किसके द्वारा लेने लगता है? स्वयं के द्वारा लेने लगता है। अच्छा, अतः मैं कहना चाहूँ तो बच्चे का जो रिलेशन है वो कौन सा हो जाता है? इंट्रापर्सनल रिलेशन हो जाता है, और वो अपने आप में क्या करने लगता है? डिसीजन हो जाता है। कॉलबर्ग कहते हैं कि ये जो छठवा जो ये नैतिक विकास होता है ना, ये सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय होता है। सार्वभौमिक व कैसा होता है? अपरिवर्तनीय होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। सार्वभौमिक व अपरिवर्तनीय। अंत में कॉलबर्ग ये भी कहते हैं कि इस अवस्था तक हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन तक हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद दोस्तों ये थी मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस। अब मैं चर्चा करता हूँ इस सिद्धांत की क्रिटिसिज्म। 2-4 क्रिटिसिज्म हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग की वो जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म है, आलोचनाएं इस सिद्धांत की, क्योंकि आलोचनाओं से भी क्या बनता है? प्रश्न बनता है। आलोचनाएं पढ़ेंगे अपन 1 बाय 1। आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ मोरल डेवलपमेंट, क्रिटिसिज्म ऑफ मोरल डेवलपमेंट, क्रिटी ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कॉलबर्ग की आलोचनाएं। तो आलोचनाओं की बात करेंगे तो अब अपन एक एक करके बड़े आसानी से पढ़ना है। मैंने शुरुआत में बताया था कि कॉलबर्ग ने 72 समूह के बच्चों को एकत्रित किया, जिसमें केवल लड़के ही शामिल थे। जब कहीं पर एक जेंडर को प्राइमरी माना जाता है और दूसरे जेंडर को सेकेंडरी माना जाता है, तो वो कैसा होता है? जेंडर वाइज होता है। तो यानी मोरल डेवलपमेंट की जो क्रिटिसिज्म ये किसने निकाली है? ये क्रिटिसिज्म निकाली है कैरोल गिलिगन के अनुसार देखा जाए तो जो कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है? ये कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है वो कैसा है? जेंडर वाइज है। जेंडर वाइज जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है। आप लिंग पूर्वाग्रह के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, या मैं बोलूँ तो ये जेंडर, इसके अंतर्गत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर मैं बोलना चाहूँ तो जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप। अब देखा जाए तो लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है, क्योंकि जो कॉलबर्ग था तो इन्होंने अपने जब सिद्धांत को दिया तो अपने अध्ययन के दौरान उसमें केवल किसको शामिल किया था? केवल बॉयज को शामिल किया था। क्या लड़कियों के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है? क्या महिलाओं के अंदर नैतिक विकास नहीं होता है? तो यहाँ पर एक लिंग को प्लस माना और दूसरे लिंग जो गर्ल्स था इसको क्या माना भाई साहब? इसको माइनस माना। तो ये जो थ्योरी है वो कैसी है? जेंडर बायस थ्योरी है। कैसी थ्योरी है ये? जेंडर बायस थ्योरी है। आपसे कभी भी पूछा जाए तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना क्या है कि यह जो सिद्धांत है वो लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित सिद्धांत है। किस पर? लिंग पूर्वाग्रह। और लिंग पूर्वाग्रह के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ एक लिंग को प्राथमिकता दी जाए और दूसरे लिंग को द्वितीयक मान लिया जाए, यानी जैसे देखा जाए लड़कों को अधिक महत्व देना, लड़कियों को कम महत्व देना, लड़कियों को अधिक महत्व देना, लड़कों को कम महत्व देना आदि।
ये थी पहली आलोचना दोस्तों, आई होप जरूर समझ में आई होगी। पहली आलोचना, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? पहली आलोचना क्या निकल कर के आई? यह सिद्धांत लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है। किस पर आधारित है यह सिद्धांत? लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है। दोस्तों 1 मिनट थोड़ा पानी पीना चाहूँगा। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है। देखो दूसरी आलोचना में 2 शब्दों से निकालना चाहूँगा। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि जो नैतिक विकास है वो कैसा है? सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है और कैसा है? अपरिवर्तनीय है। सार्वभौमिक व अपरिवर्तनीय। तो पहली आलोचना जो हो गई, दूसरी सार्वभौमिक शब्द से बनाऊंगा, तीसरी आलोचना अपरिवर्तनीय शब्द से बनाऊंगा। देखो सार्वभौमिक का मतलब ये है, सार्वभौमिक जैसे गणित एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इंडिया में भी 2+2 यानी 5, 2 और 2 4 होते हैं। अमेरिका में भी 2 और 2 4, यानी विश्व के किसी भी कोने पे चले जाइए, गणित एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इसी प्रकार कोलबर्ग मानते हैं कि जो नैतिक विकास है वो यूनिवर्सल है। अब आप मुझे ये बात बताइए कि जो नैतिक विकास है रियलिटी में देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए, तो वो किस पर डिपेंड करता है? यानी वो किस पर डिपेंड करता है? कल्चर पर। किस पर डिपेंड करता है? वही, वो तो कल्चर पर डिपेंड करता है। किस पर? संस्कृति पर। यानी वास्तविकता इसी में है कि जो नैतिक विकास किस पर डिपेंड करता है? भाई संस्कृति पर डिपेंड करता है। अब भाई देखा जाए, अब पाकिस्तान या किसी भी ऐसी कंट्री में चले जाइए, ऐसी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर इंसान को, खड़े हुए इंसान को काट देते हैं, उसका धड़ सर से अलग कर देते हैं और उनके अंदर दया और धर्म की कोई भावना नहीं होती है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो संस्कृति पे डिपेंडेड वो अपनी तर्कणा का सहारा ले रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं। अब एक बात बताइए कि प्रत्येक देश की कल्चर अलग है। विश्व में जितने भी देश हैं कि हर देश की संस्कृति अलग है, हर देश की कल्चर अलग है, तो हर बच्चे की जो नैतिक तर्कणा है, जो मोरल रीजनिंग है, वो अलग अलग होगी कि नहीं होगी? होगी ना। पर लेकिन कोलबर्ग क्या कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट यूनिवर्सल है। तो मोरल डेवलपमेंट कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। मोरल डेवलपमेंट डिपेंड होता है संस्कृति पर। जहाँ की जैसी संस्कृति होती है वहाँ के बच्चे जैसा निर्णय लेते हैं। दूसरी आलोचना, यानी पहली आलोचना इनका सिद्धांत लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित है। दूसरी आलोचना इन्होंने नैतिक जो तर्कणा है उसको सार्वभौमिक माना है, जबकि वास्तविकता में नैतिक तर्कणा संस्कृति पर आधारित होती है। तीसरी आलोचना ये कहते हैं कि जो नैतिक विकास है, जो नैतिक तर्कणा है, ये कहते हैं कि जो नैतिक तर्कणा है, जो मोरल रीजनिंग है, वो कैसी है? अपरिवर्तनीय। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो किस पर आश्रित होती है? वो आयु पर आश्रित होती है। किस पर डिपेंड होती है? एज पर, डिपेंड ऑन एज होती है। वो डिपेंड ऑन एज। यानी जो मोरल रीजनिंग है, पहले इसमें बोल रहे हैं कि भाई जो मोरल रीजनिंग है वो यूनिवर्सल है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मोरल रीजनिंग है वो कभी बदलती नहीं है, नैतिक तर्कणा अपरिवर्तनीय होती है और वो किस पर आधारित होती है? आयु पर आश्रित होती है। जबकि वास्तविकता में देखा जाए, अब वास्तविकता में देखा जाए कि जो नैतिक तर्कणा होती है वो नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होती है भैया? वो किस पर आधारित होती है? किस पर आश्रित होती है? परिस्थिति पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? परिस्थिति पर आधारित होती है। ये क्या कहते हैं कि आयु पर आश्रित होती है। कैसे? ये कहते हैं भाई कि जो छोटा बच्चा है प्री कन्वेंशनल वाला, वो डर की वजह से काम कर रहा है।
आप पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस में डर की वजह से, और इंस्ट्रूमेंटल जो इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन में अदला बदली के भाव है, फिर गुड बॉय गुड गर्ल है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है, फिर देखा जाए तो अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। अब आप एक बात बताइए कि कॉलबर्ग कहते हैं कि ये जो उम्र है 4 से लेकर के 18 साल तक, इस अवस्था के अंतर्गत 3 लेवल बताए और प्रत्येक लेवल की एक दो उप अवस्थाएँ बताई। उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो उसी उम्र पर होते हैं, उसके बाद ज़िंदगी में नहीं होते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल मैच्योर हो, आप एक टीचर हो, आपको कोई किडनैप कर लेता है, आपको कोई जंगल में रख लेता है, और जंगल में रख लेता है और आपसे कहता है भाई, आपको पीटता है, पीट करके आपको कहता है कि ये फल और यानी पत्तियां तुझे खा करके जीना पड़ेगा। तो भाई आप मान के चलो, भले ही वो आपको फिर वो एक तरीके से गंदा पानी पीने के लिए दो, फिर आपकी पिटाई लगाए, आपसे कहे कि इसको पी, तो आप उस पानी को पीते हो गंदे को, तो आप पानी को पीते हैं। अगर कॉलबर्ग के अनुसार देखा जाए तो ये मार की वजह से, यानी डर या भय की वजह से हम काम कब करते हैं, जब हम कितने से कितने साल के बीच में होते हैं, 4 से 10 साल के बीच में होते हैं। पर आपकी तो उम्र 4 से 10 साल अभी है नहीं, आप तो डर की वजह से आज भी काम कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब देखा जाए कि जो नैतिक तर्कणा है वो आयु पर आश्रित नहीं होती है। नैतिक तर्कणा किस पर आश्रित होती है, परिस्थिति पर। जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। यानी आपका पड़ोसी है जो आपको बहुत तंग करता है, आपका पड़ोसी आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप भी गलत व्यवहार करते हैं। आप इस उम्र के हैं, कॉलबर्ग के अनुसार देखा जाए तो वो बच्चा 4 से 10 के बीच में होना चाहिए, तभी इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ओरिएंटेशन होगा। तो आप ये बताइए, आपके साथ पड़ोसी गलत करता है तो आप भी गलत करोगे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, किस पर आधारित है, परिस्थिति पर आधारित है या नहीं है परिस्थिति पर आधारित। तो इसका मतलब ये कहते हैं नैतिक तर्कणा अपरिवर्तनीय है, आयु पर डिपेंड होती है। पर लेकिन वास्तविकता में सही देखा जाए तो जो नैतिक तर्कणा वो किस पर आधारित होती है, किस पर डिपेंड ऑन सिचुएशन होती है, ना कि डिपेंड ऑन एज होती है। ध्यान रखना, ठीक है। क्या चौथी अपन क्रिटिसिज्म देखा जाए तो चौथी क्रिटिसिज्म क्या है इनके सिद्धांत की, कि इन्होंने क्या है कि बच्चे का जो मोरल लेवल है, नैतिक स्तर है, उस नैतिक स्तर को कम आंका है। कम आंका का मतलब ये है उसका असेसमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं किया है। कभी कभार छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी एक यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाले काम करने लगते हैं, वो भी सार्वभौमिक यानी छठवीं अवस्था जैसा काम करने लगते हैं। पांचवी यदि क्रिटिसिज्म निकाला जाए तो देखो इनके अनुसार देखा जाए मोरल डेवलपमेंट जीवन पर्यंत नहीं चलता है। देखो ये जो मोरल डेवलपमेंट है ये कैसा है, नॉन कंटिन्यूस है इनके अनुसार। अब आप ये बताइए कि विकास कभी रुकता है, ये तो ये कहते हैं कि 4 से 18 तक नैतिक विकास होता है। कब से कब तक होता है नैतिक विकास, ये तो ये कहते हैं कि जो नैतिक विकास है वो नैतिक विकास कब से कब तक चलता है, 4 से लेकर के 18 वर्ष तक। पर हकीकत बात क्या है, हकीकत बात यह है कि नैतिक विकास, नैतिकता तो तुम्हारी कब तक चलती है, लॉन्ग लाइफ ये चीज़ है भैया। कैसी है लॉन्ग लाइफ, यानी जीवन पर्यंत, यानी जीने के साथ साथ, यानी जब तक ज़िंदगी जियोगे तब तक आपके अंदर तुम्हारा मोरल डेवलपमेंट होगा। लेकिन कॉलबर्ग क्या कहते हैं कि 4 से केवल 18 साल तक होता है मोरल डेवलपमेंट। यानी ये इनके सिद्धांत की क्रिटिसिज्म थी। आई होप दोस्तों मैंने आपको समझाया है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद जो अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, मोटिवेशन टॉपिक की लास्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं मोटिवेशन की कुछ थ्योरी को समझाऊँगा, उसके बाद मोटिवेशन के MCQ लगवाऊँगा, और मैं जल्द ही 1 से 2 दिन में पेडागोजी की क्लास भी लेकर के आने वाला हूँ। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सभी अपने रिश्तेदारों दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर किया करें, जिससे अपने चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मिलें, अधिक से अधिक व्यू मिलें। और वीडियो को भैया लाइक कर दिया करो कम से कम, यानी जितने भी फर्स्ट रैंक प्रतिभागी हैं कम से कम सभी तो लाइक कर दिया करो वीडियो, जिससे हमारा हौसला बुलंद हो और हम आगामी वीडियो को में जब आएँ तो इसी जोश और जुनून के साथ आएँ। आपके अंदर भी जोश और जुनून भर दें और उमंग भर दें। जब तक के लिए नमस्कार।